दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में रस गैब्रा के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने धोखे के सर्वोच्च प्रारूप यानी एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्राइड के बारे में जानकारी हासिल की। उस वीडियो में हमने जाना कि आस्था के टूट जाने पर या ख़त्म हो जाने पर क्या क्या हो सकता है और उससे हम कैसे रिकवर हो सकते हैं। ठीक उसी तरह आपने अपने दूसरे वीडियो में समझा कि एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग बिट्राइड और एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड में क्या अंतर होता है। बिट्राइड में जहाँ इंसान के प्रति विश्वास टूट जाने से भावनाएं आहत होती है, तो वही डिसीव्ड में या तो इंसान की अपेक्षाएं प्रभावित होने से इंसान की भावनाएं आहत होती है, जिसे हम एम्बिशन डिसीव्ड कहते हैं, या तो इंसान का पारस्परिक स्नेह यानी रेसिप्रोकेट अफेक्शन प्रभावित होने से इंसान की भावनाएं आहत होती है, जिसे हम फ्रेंडशिप डिसीव्ड कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमने अपने दूसरे वीडियो में ऑरम मेट के रूप में देखी। लेकिन दोस्तों, आज जिस पेशेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उस पेशेंट की समस्या ना तो अपने दोस्तों से धोखा खाने के वजह से उत्पन्न हुई है और ना ही अपनी एम्बिशंस पूरी ना होने के वजह से उत्पन्न हुई है। फिर भी एक सेंस ऑफ डिसेप्शन वाली फीलिंग इस केस में आपको थ्रू आउट देखने को मिलेगी। तो आइए आज हम धोखे के इसी प्रारूप यानी एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड को आगे बढ़ाते हुए इग्निशिया, नैट्रम और सेपिया को एक्सप्लोर करते हैं और इन तीनों रेमेडीज़ में जो हल्का सा फ़र्क है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेश भिसेकर और आप देख रहे हैं रैशनल होम्योपैथी। दोस्तों, करीब 3-4 महीने पहले मेरी एक नैट्रम की पेशेंट इस बार इग्निशिया की कंप्लेंट लेके आई थी। वो साथ में अपने मदर के साथ आई थी, या यूँ कहना बेहतर होगा कि उसके मदर ने ज़बरदस्ती उसे अपने साथ पकड़ के लाया था। जब भी वो मेरे क्लिनिक में आती थी, उसकी सारी कंप्लेंट्स उसके डिग्निटी से रिलेटेड ही होती थी। इस कारण नैट्रम के अलावा और दूसरी कोई रेमेडी देने की मुझे ज़रूरत ही नहीं गिरी। उसकी मदर कहने लगी, जब से वो घर आई है खुद होके वो किसी से भी बात नहीं करती, और जब मैं पूछने जाऊँ तो मुझे ही गालियाँ देती है। आपको तो पता ही है, पहले वो कितना पढ़ती थी, लेकिन अब किताब को हाथ ही नहीं लगाती। बस 1-2 बार लिया रख दिया। ऐसा कब तक चलेगा। और जब उसकी मदर के बारे में ये सब बता रही थी, उसके चेहरे पर अपने मदर के प्रति गुस्से के साथ एक हल्का सा दर्द मुझे साफ झलक रहा था। वो रोना चाहती थी लेकिन रो नहीं पा रही थी। मैंने उसके मदर को बाहर भेजा, कुछ देर तक उसको सेटल किया और पूछा कि बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है। वो हल्के स्वर में बोली, कुछ नहीं सर, आजकल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और ये सुनकर मुझे भी काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के अलावा कोई रैंक उसने देखा ही नहीं था। वो अपने टीचर में भी फेवरेट रही, अपने फ्रेंड सर्कल में भी फेवरेट रही। पढ़ाई का उसे मानो जुनून था। और कई बार तो जब जब वो क्लिनिक आती थी, उसने मुझसे भी अपने पढ़ाई के डाउट क्लियर करवाए थे। इसलिए मुझे ये पक्का पता था कि ये लड़की अपने पढ़ाई के प्रति कितनी समर्पित है, कितनी डेडिकेटेड है। और इसलिए मैंने फॉर्मल होके उसे पूछा कि आखिर किस सब्जेक्ट में तुमको दिक्कत है। और अब वो थोड़ा खुल के बोली, वैसे मुझे प्रॉब्लम तो किसी सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिखने का स्पीड अभी कुछ कम हो गया है, मैं ठीक से नोट्स नहीं बना पा रही। मैंने पूछा कैसे क्या। वो बोली, वो सर जल्दी जल्दी में पढ़ाते हैं
तो उनके बोलने का स्पीड और मेरे लिखने का स्पीड मैं मैच नहीं कर पा रही, इसलिए घबराहट के मारे गलतियाँ हो जाती है। मैंने पूछा, क्या पहले भी ऐसा होता था? उसने कहा, हाँ पहले भी ऐसा होता था, लेकिन मैं बाद में कवर कर लेती थी। मैंने पूछा मतलब? फिर वो कुछ देर तक शांत रही। मैंने फिर उसे पूछा, बाद में कवर कर लेती थी तो अब क्यों नहीं कर पा रही? और वो फिर से थोड़ी नाराज़ हो गई। कहने लगी, पर जब से मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तब से हमेशा मैं टॉप 10 में ही रही, और हमारे कोचिंग सेंटर में जो स्टूडेंट टॉप 10 में रहते हैं उनको स्पेशल कोचिंग दी जाती है। वहाँ हमारा ग्रुप डिस्कशन भी होता है और टीचर्स द्वारा हमारे सारे डाउट्स अलग से क्लियर भी करवाए जाते हैं। लेकिन अभी जो लास्ट टेस्ट हुई उसमें मैं 16वें रैंक में आई। इस कारण अभी क्लास में जो कुछ भी पढ़ाते हैं उतनी ही पढ़ाई होती है। अब पहले की तरह मुझे स्पेशल कोचिंग नहीं मिल पा रही। और ये कहते हुए उसके चेहरे से उसके अकेलेपन का दर्द साफ झलक रहा था। मैंने कहा, तो उसमें क्या है, तुम अगली बार फिर से टॉप 10 में चली जाना। तो आँख बंद करते हुए उसने कहा, मुझे नहीं लगता अब मैं फिर से वहाँ जा पाऊँगी। कुछ देर तक मैं इंतज़ार करता रहा कि वो आगे भी कुछ बोलेगी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने उसे पूछ लिया कि टॉप 10 के बाहर निकलने के बाद तुम्हें क्या महसूस हुआ? वो बोली, बहुत हर्ट हुआ सर, लेकिन अब कर भी क्या सकती हूँ। मैंने पूछा, क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उसने कहा, जब मैं टॉप 10 में रहना डिज़र्व ही नहीं करती तो इसमें गुस्से वाली क्या बात है? फिर मैंने थोड़ा मस्ती भरे अंदाज में उसे कहा, तुम्हें गुस्सा भी नहीं आया, इंसल्टिंग भी फील नहीं हुआ, तो फिर एक्चुअली तुम्हें लगा क्या? और इस बार थोड़ा इरिटेट होकर उसने कहा, जब मैं टॉप 10 में फिट ही नहीं बैठती तो आप बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो तुम्हें क्या लगा, कैसे लगा? मैंने उसे फिर थोड़ा सा उकसाया। उसे फिर से पूछा कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुम 10th में मेरी टाइप अपने क्लास में टॉपर आए तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे ऊपर डाउट करेंगे कि ये लड़की कैसे क्या मेरी टाइप? फिर उसने कहा, नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी मुझसे ही अपने डाउट क्लियर करवाते हैं, लेकिन पता नहीं आजकल मैं ही उनको निगलेक्ट करती हूँ। मैंने उसे फिर पूछा, तो अगर ऐसी बात है तो तुम्हें नहीं लगता कि कोचिंग वालों ने तुम्हारे साथ गलत किया या पार्शलिटी की? और फिर से उसने मुझे ये बात क्लियर करवाई कि पार्शलिटी जैसी तो कोई बात नहीं है सर, लेकिन मुझे अब भी अंदर से ये लगता है कि मुझे उस ग्रुप में रहना चाहिए था। दोस्तों, पेशेंट ना तो गुस्सा है और ना ही उसे इंसल्टिंग फील हो रहा है, और देखा जाए तो पेशेंट के अकॉर्डिंग और प्रैक्टिकली भी ना ही उससे कोई पार्शलिटी हुई है, लेकिन एक हल्की सी नाइंसाफ़ी वाली फीलिंग पेशेंट के मन में ज़रूर है। इसलिए वो लास्ट में अपने को कह रही थी कि मुझे अब भी लगता है कि मुझे उस ग्रुप में या सर्कल में रहना चाहिए। दोस्तों, देखा जाए तो यही पेशेंट का सेंसेशन है, और इसी सेंसेशन को हम डिसेप्शन कहते हैं। द एक्ट ऑफ कॉजिंग समवन टू एक्सेप्ट द ट्रूथ और रियलिटी विच इज़ फॉल्स इज कॉल्ड डिसेप्शन,
and therefore that particular person find himself as a deceived. दोस्तों, इस केस में पेशेंट को वो हार्श ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए पेशेंट का इंटेलेक्ट तो कह रहा है कि ये रियलिटी है, लेकिन पेशेंट का मन ये रियलिटी मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए पेशेंट को वो हार्श ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है जो साइकोलॉजिकली गलत है या फॉल्स है, और इसी कारण पेशेंट खुद को डिसीव्ड महसूस कर रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ डायरेक्टली ना पेशेंट की अपेक्षाएं प्रभावित हुई है, ना पारस्परिक स्नेह प्रभावित हुआ है। इसीलिए यहाँ सेपिया बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सेपिया ना तो एम्बिशन डिसीव्ड में है, ना फ्रेंडशिप डिसीव्ड में है, बल्कि ग्रीफ डिसेप्शन फ्रॉम में उन्हीं 9 रेमेडीज़ के साथ है जिसे सिंथेसिस रेपर्टरी के नए वर्जन 10.0 में एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड करके नए रूब्रिक को ऐड किया है और उसे वहाँ रखा गया है। दोस्तों, यदि ध्यानपूर्वक आप दोनों रूब्रिक को देखोगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि ग्रीफ डिसेप्शन फ्रॉम रूब्रिक को एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग डिसीव्ड करके हूबहू कॉपी पेस्ट किया गया है विथ सेम रेमेडीज एंड विथ देयर सेम डिग्रीज विथ एडिशन ऑफ स्टेफिसेग्रिया। दोस्तों, इग्निशिया में एक रूब्रिक है दैट लाइफ इज अनफेयर टू हिम। इसका मतलब जिंदगी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, और लाइफ मतलब पैदा होने से लेके मरने तक का सफ़र। लेकिन देखा जाए तो क्या यही लाइफ है? लाइफ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। मेरा प्यार ही मेरा लाइफ, मेरा काम ही मेरा लाइफ, घर परिवार ही मेरा लाइफ, या जिस सराउंडिंग में मैं जीता हूँ वही मेरी लाइफ। और इस एंगल से अगर देखा जाए तो पेशेंट की लाइफ मतलब उसका वो टॉप 10 का सर्कल था जिस सर्कल से उसे बाहर फेंका गया या निकाला गया। और ऐसे निकाले जाने से ना ही उसे इंसल्टिंग फील हुई और ना ही अपने ग्रुप के बारे में कोई अनफेयर फीलिंग है। देयरफॉर इग्निशिया का ये जो रूब्रिक है, डिलूजन दैट लाइफ इज़ अनफेयर टू हिम, ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बैठता। लेकिन उसके नीचे ही एक रूब्रिक है अनफिट फॉर लाइफ कि पेशेंट ने अपने नरेशन में हमें गुस्से से कहा था, जिसमें कि सेपिया अकेली खड़ी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि नेट्रम मूर का पेशेंट इग्निशिया की कंप्लेंट लेके आया है, और ऐसा मैंने इसलिए कहा था, आज तक पेशेंट जो भी कंप्लेंट लेके मेरे क्लिनिक में आई, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से हो या इंसल्टिंग फीलिंग की वजह से हो, उसकी हर रिएक्शन उसके डिग्निटी को ही स्ट्राइक करती थी, और इसीलिए हर बार वो नेट्रम मूर से ही ठीक हो जाती थी। और नेट्रम मूर की डिग्निटी इस लेवल तक होती है कि ख्यालों में भी अगर उसे लगा कि अपनी इंसल्ट हुई है तब भी उसकी डिग्निटी हर्ट होगी। इसीलिए नेट्रम मूर डिल्यूजन ही इज़ इंसल्टेड में है। और इस तरह की इंसल्टिंग फीलिंग इस पेशेंट में मैं पहले भी देख चुका था, इसलिए मैं उसे बार बार पूछ रहा था और क्लियर कर रहा था कि कहीं तुम्हें इंसल्टिंग फील तो नहीं हुआ। और इसी वजह से इस केस में नेट्रम मूर रूल आउट हो गई। और पेशेंट इग्निशिया की कंप्लेंट लेके आया है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर रेपर्टराइजेशन की तरफ आपका ध्यान होगा तो आपको समझ में आया होगा कि राइटिंग वाली जो उसकी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कंप्लेंट है वो केवल इग्निशिया में ही प्रखर रूप से झलकती है। दोस्तों, भले ही इस केस का पूरा सिनेरियो इग्निशिया की तरफ इशारा करता हो,
लेकिन इग्निशिया की जो कोर फीलिंग है, फियर इनवैलिडिटी, जिसमें वो एकमात्र सिंगल खड़ी है, वो इस पेशेंट में बिल्कुल नज़र नहीं आती, जो कि हमने पेशेंट से भी कंफर्म करवाया और पेशेंट ने भी हमें कहा था कि मुझे किसी को कोई प्रमाण या कुछ प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि मैं कौन हूँ। और इसी के साथ पेशेंट में ना तो पार्शलिटी का कोई भाव था, ना ही अनफेयर वाली कोई फीलिंग थी। फिर भी इस केस का प्रेजेंटेशन स्ट्राइकिंगली इग्निशिया का होने के बावजूद हमने उसे भी रूल आउट किया और अंततः सेपिया इसलिए सिलेक्ट हो पाई क्योंकि इस सिचुएशन में पेशेंट की जो रिएक्टिविटी थी वो इंडिफरेंस के तरफ जा रही थी। जैसे कि जिस फ्रेंड सर्कल से उसे लगाव था उन्हीं को अवॉइड करना, पढ़ाई ही एकमात्र जो काम था उसी का एवर्शन होना, और अंत में जिस लाइफ को वो जीती थी उसी के प्रति मन में अनफिट होने का भाव लाकर निराशावादी होकर एक जगह पर बैठ जाना, पेशेंट की ये सारी रिएक्टिविटी सेपिया के इंडिफरेंस की तरफ इशारा करती है और इसीलिए पेशेंट सेपिया से ठीक हो गया। 1 महीने बाद उसने अपने कोचिंग सेंटर से ही मुझे फ़ोन किया। वो अब भी टॉप 10 के बाहर ही थी, लेकिन इस बार उसकी बातों में पहले की तरह चहक थी। बड़े ज़ोरों शोरों से उसकी पढ़ाई शुरू थी, उसकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो चुकी थी। इन शॉर्ट एक वेलबींग वाली फीलिंग उसमें पहले की तरह आ चुकी थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी पेशेंट में अगर आपको डिल्यूजन इंसल्ट वाली फीलिंग आती हो जो कि पेशेंट के डिग्निटी को स्ट्राइक करती हो, तो पेशेंट नेट्रम मूर्खा हो सकता है। और इसी सिचुएशन में अगर पेशेंट में डिल्यूजन ही इज़ इंसल्टेड वाली फीलिंग के साथ डिल्यूजन लाइफ इज़ अनफेयर टू हिम वाली फीलिंग भी आती हो जो कि पेशेंट की वैलिडिटी को स्ट्राइक करती हो, तो इस केस में पेशेंट इग्निशिया का हो सकता है। और किसी केस में डिल्यूजन अनफिट फॉर लाइफ के साथ पेशेंट में अगर इंडिफरेंस दिखे तो पेशेंट सेपिया का हो सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ इस केस की माध्यम से नेट्रम मूर, इग्निशिया और सेपिया में जो ये हल्का सा अंतर है ये स्पष्ट रूप से आपको समझ में आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आप देख रहे थे